नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और हम फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये आज हमारी सिर्फ तीसरी क्लास है दोस्तों। पिछली जो 2 क्लासेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं हमारी, जिसमें हमने पहली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रिहेबिलिटेशन के बारे में बात की थी और मास्लो जो हायरार्की जो थ्योरी है दोस्तों उसके बारे में हमने उससे रिलेटेड बात की थी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एस्पेक्ट में किस प्रकार से मास्लो हायरार्की जो सिस्टम है दोस्तों वो काम करता है। इसके बाद हमने दूसरी क्लास ली जो कि हमारी फंडामेंटल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानूंगा। इन 3 क्लासेस के अंदर जो सेकंड जो क्लास है वो जरूर देखना आप। इसके अंदर दोस्तों हमने जो कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, मैंने आपको ऐसे ऐसे वर्ड बताए हैं, सच में आप खुद सोचोगे कि सर सच में ही इसके अलावा कोई ऐसे वर्ड बचेंगे नहीं, आपको ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी बचती नहीं है जो कि हमने नहीं पढ़ी हो। हमने हर एक चीज के बारे में बात की थी। असोल्ट हुई, बैटरी हुई, डिफेमेशन हुआ दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हुई, माल प्रैक्टिस हुआ, नेग्लिजेंस हुआ। इसके अलावा दोस्तों ऐसे ऐसे जो वर्ड हैं, हमने नई नई चीजें जो हैं दोस्तों उसके अंदर सीखी थी, जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेज के अंदर बताया था। हर एक चीज की डेफिनेशन की, इन्फॉर्म कंसेंट होता है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कंप्लेंट जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कॉमन लॉ क्या होते हैं, सिविल लॉ जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में दोस्तों पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जिस बच्चे ने एक बार पिछली क्लास नहीं देखी, एक बार जाकर जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं। ये हमारी 82nd क्लास है एडवांस सीरीज की और सिर्फ 82 क्लासेस के अंदर ही दोस्तों मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो पूरा जो सिलेबस है ना उसमें बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं चाहिएगी हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं 100% सिलेबस करवा दूंगा आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आते हैं दोस्तों उसके अंदर जो आ गया वो तो मैं आपको पूरा करवा देता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड नहीं आ पाते तो मैं उसको टच नहीं कर पाता हूं। लास्ट में अगर मुझे टाइम मिला कोर्स पूरा होने के बाद में इस बुक को अगर मैं पूरा करवा दूंगा, तो मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं उनमें से ढूंढूंगा कि क्या क्या चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई है और कोशिश करूंगा उसको बनाने की। ये मैं अभी कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं भी होगा तो भी हमारा लगभग 70 to 80% जो कोर्स है दोस्तों वो लगभग ऐसे मान लो आपकी 200 जो क्लासेज है वो तो मैक्सिमम है। 200 क्लासेज के अंदर लगभग हमारा 80% सिलेबस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने सिस्टेमिक वे में पढ़ा है। हमने हर एक चीज को एक सिस्टम से लिया है, एक सब्जेक्ट से लिया है। ऐसे नहीं पढ़ा कि कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन है जो मिक्स हो गए हैं। जो बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया है, जिन्होंने हर चीज पढ़ रखी है, उनके लिए चलो ठीक है, मिक्स वाला भी काम करता है। मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करता कि भाई मिक्स से कोई नुकसान होता है। जिसने पूरा पढ़ रखा है उनके सामने कोई भी 10 क्वेश्चन आए वो उसको सोल्व करेंगे। लेकिन जो बच्चा सिस्टेमिक वे में पढ़ना चाहता है कि बिल्कुल सर मैं सिस्टमेटिक वे में एक एक सिस्टम का रिवाइज करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारी जो एडवांस सीरीज है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जिसमें हमने बात की थी दोस्तों अभी तक 82 जो हमारी क्लास हुई है उसमें मैंने सबसे पहले आपको ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ाया था। लगभग 22 क्लासेस हमारी हुई थी। आप जाकर उन क्लासेस को जरूर देखना, आप खुद पाओगे कि सिर्फ 22 ही क्लास के अंदर दोस्तों कितना ज्यादा जो सिलेबस है वो हमारा पूरा हुआ है। लगभग हर चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है कि ओबीजी के अंदर जैसे एक डिजीज आ गई, कोई भी डिजीज आ गई दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया आ गई, तो ऐसे नहीं है कि बस जैसे क्वेश्चन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है तो सिर्फ मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया हो। मैंने आपको पूरा का पूरा दोस्तों उसके बारे में समझा रखा है। ठीक है, कि भाई प्लासेंटा प्रीविया है तो उसमें क्या होगा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा है तो वो क्या होगा, तो हर चीज के बारे में हमने क्या किया था दोस्तों, डिस्कशन किया था। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो पढ़ा, पूरा सिस्टमिक वे में एक डिसऑर्डर के बारे में बात की। नर्वस सिस्टम पढ़ा, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा, आई ईयर पढ़ा, जीआई ट्रैक्ट पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो एमएसएन था उसने काफी टाइम लिया हमारा, क्योंकि एक एक सिस्टम में काफी जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने बात की थी। आप कभी भी आप देखोगे दोस्तों आपको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इतने क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे कि आपको कोई सोल्व करवाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो गया तो उसके क्वेश्चन सोल्व करें, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो दोस्तों हमने तो इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कुछ तो ऐसे सिस्टम है जिसमें हमने एक एक सिस्टम के 150 क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो अगर आप सोचो कि आपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पूरा पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद में अगर आप इन पूरे सिस्टम के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको सोल्व करो तो फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, आप कई बार बच्चे पूछते हैं सर मैं कैसे पढ़ूं, कैसे चीजों को ज्यादा दिन तक रिटेन रखूं, कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाऊं, कैसे मैं क्लियर रखूं। तो दोस्तों सिंपल सी बात होती है, पहले आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़कर फिर उनको क्या करो दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो चीज वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कि आप मान लो आपके नोट्स हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एनक्लेक्स की बुक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए मैं पढ़ूंगा, मैं आपको उससे समझाऊंगा। तो पहले आप अपने नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़कर जैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे नोट्स पढ़ लिए, फिर आप आओ क्लासेज में आओ, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों वो पूरी क्लासेज लो आप, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फिर जैसे आप जो भी सिस्टम ले रहे हो, एंडोक्राइन ले रहे हो, एंडोक्राइन पढ़ो, रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी ओबीजी पढ़ लिया आपने पूरा, उसके रिवाइज करो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में होगा, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप मान लो रेस्पिरेटरी पढ़ने बैठे तो रेस्पिरेटरी पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप करने लग गए तो उससे हो सकता है कि वो चीज आपका पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन देखकर कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ, कैसे मैंने पढ़ा है। फिर आपके जो नोट्स हैं ना दोस्तों उनको आप अपडेट कर सकते हो। इससे सबसे अच्छा फायदा आपको ये होगा कि जो नोट्स हैं
उनके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, जो कि इन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड है, तो उनको आप एक एक सेंटेंस करके क्या लिख सकते हो। तो जो आपके जो नोट्स हैं दोस्तों वो अच्छे अपडेट होंगे, अच्छे फोर्टिफाई होंगे, वो नोट आपको और अच्छे नोट्स बनेंगे और आपको बाकी की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई बच्चा पूछे सर इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ पढ़ना हो कि मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं, नोट्स के अलावा दोस्तों मैंने सर मॉसबी के जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँ, तो एक चीज़ और बचती है जो आप कर सकते हो दोस्तों, जो प्रहलाद राम यादव की जो बुक है या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप कहीं से भी पढ़ो, उन क्वेश्चन को भी आप अपने नोट्स में क्या कर सकते हो, अपडेट करते हो। अगर 3 चीज़ें हैं आपके पास, अच्छे नोट्स हैं, नोट्स के बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो किए हैं आपने, और जो मॉसबी के जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो आपके लिए क्या होगा, इनफ होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 किताबें पढ़ रहे हो अलग अलग, कभी किसी के नोट्स ले आते हो 2-4 पेज वो पढ़े, फिर कहीं नहीं ये खराब है दूसरे लेके आता हूँ, ऐसे पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। हमारे पास कोई 5 साल होती नहीं है कि वे 5 साल तक तैयारी करते रहें। तो जो भी पढ़ते हो उस पर पूरा ट्रस्ट करो कि भाई हाँ ये पढ़ रहा हूँ, ये इनफ है मेरे लिए, कोई बिना काम की चीज़ में नहीं पढ़ूँ। तो बस सिर्फ बिल्कुल सिंपल वे है, अपने नोट्स उठाओ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो उसमें ऐड करो नोट्स के अंदर ही, ठीक है। 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन जो कंटेंट है वो निकालो उसमें से और एक सेंटेंस के अंदर उसको अपने नोट्स में डाल दो। फिर जो मॉसबी के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप कर लो। सोंडस में बहुत कम क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। सोंडस से कि जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जैसे एक कोई भी सिस्टम हो गया तो उसमें 15 से 20 ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो पूरी तरह से हमें क्लियर नहीं कर पाता है हमारी यूनिट को या हमारे सब्जेक्ट को। लेकिन मॉसबी का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप एक ही सिस्टम से रिलेटेड उसके 100 या 150 तक के आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारे जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ लिए हैं। जो भी बच्चा देखना चाहे तो थंबनेल जो है, जो वीडियो आपको दिखाई देती है यूट्यूब पे, उसके स्क्रीन पे आपको वो भी दिखाई दे जाएगा कि भाई कौन सा सिस्टम है। तो जिस बच्चे का जो भी सिस्टम कमजोर है पहले उस सिस्टम को पढ़ो, फिर आप एक बार आओ, फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व करो, फिर देखो आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा भी सिस्टम है, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे सिस्टम हो गए। मैं ज़्यादातर आप लोगों से ऐसी बातें करता नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन कई बच्चों के मैसेज आए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, कैसे सिस्टम को क्लियर करें, एग्जाम पास आ रहे हैं, क्या करें हम, तो उस कारण मेरे को आप सबको ये बताना पड़ा। अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास में दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, ए नर्स इज टीचिंग स्टाफ मेंबर्स अबाउट द लीगल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। एक नर्स है दोस्तों, अपने जो स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पढ़ा रही है, किसके बारे में, लीगल टर्म्स के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड है दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट डेफिनेशन ऑफ बैटरी शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग, कि बैटरी की क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों, वो जो कि टीचिंग के अंदर नर्स क्या करेगी, इंक्लूड करेगी। तो अगर हम बात करें टोर्ट की, तो कोई भी काम जो इलीगल रूप से किया गया है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, जो कि किसी भी पर्सन को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, इलीगली कमिटेड किया गया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, टोर्ट कहलाता है। टोर्ट जो है उसे हमने 2 भागों में बांटा था, कल भी हमने देखा था कि जो टोर्ट है दोस्तों 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो होता है दोस्तों वो इंटेंशनल टोर्ट होता है और एक होता है अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानबूझकर की हुई गलती क्या कहलाती है, इंटेंशनल टोर्ट कहलाती है, ठीक है। और अगर अनजाने में हुआ है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, अनइंटेंशनल के नाम से जानेंगे, कि भाई कोई इंटेंशन हमारा था नहीं, तो ये अनइंटेंशनल टोर्ट हो गया। इंटेंशनल जो टोर्ट है कि जानबूझकर की गलती है दोस्तों, उसके अंदर हमने आपको इसी क्रम में याद रखना है हो सके तो, है ना, क्योंकि पहले असोल्ट को लिखा करो फिर बैटरी को लिखा करो, तो इससे आपको याद रहेगा भाई पहले आदमी धमकी देगा फिर काम करेगा। तो अगर आप किसी भी अपने पेशेंट को मान लो दोस्तों, उसको फिजिकल टच करने के लिए क्या कर रहे हो दोस्तों, धमका रहे हो, टच कर नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी इंजेक्शन लगा दूंगा, अगर तुम ज्यादा वो करोगे तो आप उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें बांध दूंगा, आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें पीट दूंगा, आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो, पीट नहीं रहे हो, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, असोल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, असोल्ट कहलाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने पर्सन को बिना जस्टिफाई किए, जस्टिफाई का मतलब दोस्तों देखो, जैसे टच करने की जरूरत है तो करोगे ना, आपको मालूम पेशेंट की कैनुला लगाना है तो उसको टच करना पड़ेगा आपको, तो टच करोगे, वो जस्टिफाई है। लेकिन बिना किसी रीजन से आप पेशेंट को फोर्सफुली टच कर रहे हो दोस्तों, जिसका कोई रीजन नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है वो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा। तो असोल्ट को एक टर्म के अंदर अगर आप लिखोगे, एक टर्म में तो थ्रीट लिखोगे कि आप धमकी दे रहे हो, और बैटरी में लिखोगे डूइंग, मतलब जो थ्रीट देने के बाद आप कर रहे हो, तो करना क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा। आप कह रहे हो भाई इंजेक्शन लगा दूंगा, ये असोल्ट है, और अगर आपने उसको बिना परमिशन के, पेशेंट के बिना कंसेंट के आपने उसको इंजेक्शन लगा दिया, जबकि पेशेंट मना कर रहा है कि नहीं मेरे मत लगाओ, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमने क्या देखा था, इसके बाद में हमने देखा था कि जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी देखा था, एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पेशेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या किया,
किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जो कि अथोराइज्ड नहीं था, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? उसे हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब आप पेशेंट को, मतलब कोई डिजीज है वो नहीं बताना चाहता किसी को, लेकिन आपने उसको जाके बता दिया दूसरे पर्सन को, जिसको पेशेंट से आपने कोई कंसेंट नहीं लिया, सहमति नहीं ली, और आपने वो चीजें दूसरे को बताई है दोस्तों, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम से जानेंगे। इसके अलावा एक हमने देखा था तो दोस्तों डिफेमेशन। तो डिफेमेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कोई भी पर्सन है, अगर आप उसकी जो रेपुटेशन है उसको बोलकर या फिर लिखित में क्या कर रहे हो दोस्तों, आप उसको रेपुटेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को इंजरी दे रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिफेमेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था। तो बताओ आप मुझे कि अगर लिखित में दिया गया है डिफेमेशन तो क्या कहलाएगा, और अगर बोलकर डिफेमेशन किया गया है तो क्या कहलाएगा? दो वर्ड है आपके सामने, एक लिबेल है और एक क्या है? सिलेंडर है। तो बताओ कौन सा वर्ड जो है दोस्तों जो बोलकर किया जाता है, और कौन सा ऐसा है दोस्तों जो क्या किया जाता है दोस्तों? आपको लिखकर किया जाता है। तो ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल था दोस्तों? वो डिफेमेशन था, कि किसी भी पर्सन की आपकी रेपुटेशन को क्या कर रहे हो दोस्तों? आप गिरा रहे हो। इसके अलावा फॉल्स इंप्रिजनमेंट था, एक जो वर्ड था फॉल्स इंप्रिजनमेंट। किसी भी पर्सन को दोस्तों आप मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की तरह समझो, कि आप उसको रोक रहे हो, बाहर नहीं जाने दे रहे हो, वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल को छोड़ के चला जाऊं, और आपके पास कोई वारंट नहीं है उसको रोकने का, जैसे कोई कैदी है उसको रोक रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन कोई पर्सन नॉर्मल है वो जाना चाहता है, उसको डिस्चार्ज हो गया, फिर भी आप उसको रोक रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और जो डिफेमेशन है ना, उसका एक ब्रॉड अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? क्वाजी के अंदर भी आते हैं। ठीक है, क्वाजी का मतलब ये होता है दोस्तों, क्वाजी टोर्ट जो है, क्वाजी इंटेंशनल जो टोर्ट है, उसका मतलब ये होता है कि कई बार ये जो दोनों चीजें ना गलती से भी हो जाती हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो सिंपल क्लासिफिकेशन तो ये है कि भाई इंटेंशनल में असोल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डिफेमेशन और फॉल्स इंप्रिजनमेंट आता है, लेकिन एक ऐसा क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, उसमें लिखा हुआ था कि भाई इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी जो डिफेमेशन है दोनों के अंदर इंक्लूड होता है, तो उसे क्या नाम दिया? क्वाजी इंटेंशनल नाम दे दिया कि भाई क्वाजी है, कई बार गलती से हो भी जाता है, नहीं हो जाता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएगा ना, तो क्वाजी तक लेकर जाएगा कि भाई क्वाजी क्या होता है। तो क्वाजी में ध्यान रखना, इन दोनों को क्वाजी के अंदर शामिल किया गया। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको क्वाजी नहीं मिलता, क्वाजी इंटेंशनल नहीं मिलता, तो फिर आप इसको किस में शामिल करोगे? इंटेंशनल टोर्ट के अंदर ही शामिल कर देना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ कि इसके अंदर तो क्वाजी है ही नहीं, है तो दोनों क्वाजी में आते हैं। अगर क्वाजी ऑप्शन में दे रखा है तो क्वाजी में शामिल करना, अगर नहीं दे रखा तो फिर आप इसको किस में शामिल करोगे? इंटेंशनल टोर्ट के अंदर क्या करोगे दोस्तों? शामिल करोगे। अनइंटेंशनल टोर्ट का मतलब क्या होता है? अनइंटेंशनल टोर्ट मतलब आप करना नहीं चाहते हो गलती, लेकिन वो गलती हो जाती है, वो क्या कहलाता है? अनइंटेंशनल टोर्ट कहलाता है, जिसमें दो वर्ड आते हैं दोस्तों, एक आता है नेग्लिजेंस और एक आता है आपका माल प्रैक्टिस। एक नेग्लिजेंस और एक माल प्रैक्टिस आता है। नेग्लिजेंस जो होता है दोस्तों, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो आप किसी रीजनेबल पर्सन से आप क्या करते हो कि उम्मीद करते हो कि करेगा, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कहलाती है दोस्तों? आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। मतलब आपको भाई कोई आपको सही तरह से मान लो आपने इंजेक्शन नहीं लगाया, लेकिन उसी जगह अगर दूसरी नर्स होती जो एक अच्छी नर्स होती तो वो करती। ठीक है, आपको मॉनिटर करने थे, वाइटल लिखा हुआ था कि आपको भाई हर 1 घंटे में इस पेशेंट के वाइटल मॉनिटर करने, आप नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी जगह दूसरी नर्स होती तो वो करती, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आप उतनी केयर नहीं दे पा रहे हो, उससे नीचे गिर रहे हो, आप उसे कम केयर दे रहे हो, तो उसे हम किस नाम जानेंगे? नेग्लिजेंस के नाम से जानेंगे। और प्रोफेशनल जो नेग्लिजेंस है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? माल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। मैंने और भी अच्छे से डिटेल में आपको कल की जो क्लास है उसमें भी पढ़ाया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बुक के अंदर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें क्या पढ़ाया जाता है, हम क्या पढ़ते हैं, वो चीजें भी मैंने आप सबको बता रखी थी। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस के बारे में हमने बात की थी। अब इस क्वेश्चन में आप खुद समझो कि भाई जो आपने क्या किया है, वो लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही है और वो पूछ रही है कि भाई बैटरी क्या होता है। तो असोल्ट का मतलब थ्रीट और बैटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? करना। तो अब देखते हैं, पहला क्या है दोस्तों? मैलिग्निंग ए पर्सन्स कैरेक्टर व्हाइल थ्रेटनिंग टू डू बॉडली हार्म। ठीक है, आप एक पर्सन की जो कैरेक्टर है उसके ऊपर प्रॉब्लम कोज कर रहे हो, जबकि क्या कर रहे हो? आप थ्रीट कर रहे हो, उसकी बॉडी के हार्म पहुंचाने का थ्रीट दे रहे हो कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मान लो। तो थ्रीट जो वर्ड है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, सिंपल सा अगर थ्रीट वर्ड आता है ना, तो ये किससे रिलेटेड होगा? दैट विल बी रिलेटेड टू असोल्ट। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? असोल्ट कहलाएगा, न कि ये बैटरी कहलाएगा। असोल्ट में थ्रीट दी जाती है, क्योंकि बैटरी में किया जाएगा। ए लीगल रॉन्ग कमिटेड बाई वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, एक पर्सन या दूसरी उसकी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसके खिलाफ आप कोई भी चीज गलत कर रहे हो तो क्या कहलाता है? आपका टोर्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टोर्ट कहलाता है, न कि बैटरी। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखो आप अपने फोर्स का एप्लीकेशन कर रहे हो, यूज कर रहे हो टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यही इसका राइट आंसर होगा। कि बैटरी का मतलब क्या होता है कि आप
किसी भी पर्सन को टच कर रहे हो या फोर्स का यूज कर रहे हो, जबकि आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम जानेंगे बैटरी के नाम से। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैटरी। फोर्थ क्या है? बिहेविंग इन ए वे दैट ए रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट। ठीक है, मतलब आप वो बिहेव कर रहे हो जो आपकी जगह दूसरा सेम एजुकेशन वाला पर्सन होता वो नहीं करता। क्या कहलाता है? नेग्लिजेंस। क्या कहलाता है दोस्तों? नेग्लिजेंस कहलाता है, नेग्लिजेंस। और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? माल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। प्रोफेशनल जो नेग्लिजेंस है वो क्या कहलाती है? माल प्रैक्टिस कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि जो मैं आपको हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन लिखाता हूं वो लिखाऊं या नहीं लिखाऊं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इतना स्टैंडर्ड है हमारा और फिर आप एकदम से हिंदी में लिखाने लग जाते हो, क्यों हिंदी में क्यों लिखाते हो, खुद ही पढ़ लेंगे। तो एक बार मुझे आप जरूर कमेंट करना, जो भी बच्चा मेरी क्लास देखता है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि मुझे ये चीज़ जाननी है कि आप लोगों को ये जो मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन बाद में जो लिखाता हूँ वो मैं लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, पहला। दूसरा, लिखाओ सर लेकिन हिंदी में मत लिखाओ, इंग्लिश में लिखाओ तो मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखाने का फायदा इसलिए नहीं, मैं हिंदी में इसलिए लिखवा देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो बुक में भी दे रखा है, तो हिंदी में लिखवाने से मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्या हो, इसका अच्छा फायदा मिले। ठीक है, आप इसको समझो, जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको जल्दी रिवाइज हो जाए। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं क्लासेस देखते हैं, प्लीज 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 एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, आप ये मत सोचना सर और बच्चे कर देंगे कमेंट, मैं क्या करूंगा, मैं तो देख लेता हूँ। हर बच्चा ये सोचना है कि मुझे इसके लिए कमेंट करना है। आप इसलिए जरूर कमेंट करो, कोई मैं आपको वैसे कोई कमेंट नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ सर ये क्लासेज में जो हिंदी आप एक्सप्लेनेशन देते हो, जो लिखवाते हो बाद में, वो लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं, बस इतना बताना है मुझे। यस और नो में दे देना रिप्लाई, वो बहुत बड़ा रिप्लाई भी नहीं चाहिए आपको, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ यस और नो में बताओ कि लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। ठीक है, जरूर बताना है ये मुझे। और अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको नो समझूंगा आपकी कि हाँ कोई जरूरत नहीं है लिखवाने की। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको बताना मुझे। आज की क्लास में तो मैं लिखवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो लिख लेते हैं बैटरी क्या होता है, तो लिख लो। इसमें कई सारी डेफिनेशन बन सकती हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या किसी पर्सन को इलीगल रूप से टच करना विदाउट कंसेंट, ऐसे भी लिखा हो सकता है। विदाउट जस्टिफिकेशन लिखा हुआ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना की बात वही है ना। तो लिख लो, लिखो किसी पेशेंट को बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के टच करना या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करना बैटरी कहलाता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये। ठीक है, आपको खुद को भी लगेगा कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी बनने चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ो, समझो। ए टोडलर स्क्रीम, एक टोडलर है दोस्तों, बच्चा है। ठीक है, 0 से और 28 दिन का जो बच्चा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नियोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर इसे न्यू बॉर्न भी कहते हैं। न्यू बॉर्न 0 से 7 दिन का अर्ली नियोनेट होता है, और 7 दिन के बाद से 28 दिन तक लेट नियोनेट होता है। ठीक है, इसके बाद 0 से लेकर और 1 साल तक का बच्चा, ध्यान रखना, इन्फेंट कहलाता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 1 मंथ से स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि 28 दिन तक तो न्यूबॉर्न है, उसके बाद में होगा, लेकिन 0 डे से लेकर 1 ईयर तक का बच्चा क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। 1 साल से और 3 साल का जो बच्चा होता है ना दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? टोडलर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? टोडलर के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोडलर ही पूछा है कि एक टोडलर है दोस्तों, रो रहा है, स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है जोर से, क्राई कर रहा है, आवाज के साथ कर रहा है, नॉइजली। तो ए टोडलर स्क्रीम्स एंड क्राइज नॉइजली आफ्टर पेरेंटल विजिट्स। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स उसने विजिट किया उसके बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। डिस्टर्बिंग ऑल द अदर चिल्ड्रन, जिससे बाकी के जो बच्चे हैं वहां पर आसपास के सारे बच्चे क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। व्हेन द क्राइंग इज पार्टिकुलरली लाउड एंड प्रोलॉन्ग्ड, अब जो चिल्लाना है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण आवाज तेज हो गई, प्रोलॉन्ग्ड हो गया।
द नर्स पुट्स द क्रीब इन ए सेपरेट रूम, तो बच्चे का जो पालना होता है जिसमें बच्चा खेलता है, ठीक है, छोटे बच्चे का पालना जो होता है, तो उसको उसने उठाकर एक सेपरेट अलग रूम में लेके गई और वहां पे रख दिया नर्स ने, और डोर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। द टोडलर इज लेफ्ट देयर अंटिल द क्राइंग सीजेज, और उसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, कब तक, जब तक कि बच्चे का रोना क्या नहीं हुआ दोस्तों, बंद नहीं हुआ। ए मैटर ऑफ 30 to 45 मिनट्स, मतलब 30 से लेकर 45 मिनट तक ये मैटर चला। अब लीगली आपसे पूछा जा रहा है कि लीगली आप बताओ हाउ शुड दिस बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये बिहेवियर कैसा है, ये आपको बताना है कि सही किया उसने, गलत किया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से मत बता देना कि सर सही किया, बढ़िया रहा, चिल्ला रहा था, कानों में दर्द होने लग जाता है, हमारे नाइट ड्यूटी में हमारे सर में दर्द होने लग जाता है तो हमने अलग कर दिया, ठीक है, उस वे में मत बताना। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है, लिमिट्स हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड्स क्राइंग, कि इसमें कह रहे हैं भाई सही किया क्योंकि लिमिट रखना चाहिए, बच्चा रो रहा है तो लिमिट सेट करना क्या था, जरूरी था। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था, चाइल्ड हैड ए राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रन, कि बच्चे को ये राइट है कि वो दूसरे बच्चों के साथ रहने का, उसे क्या है दोस्तों, रूम के अंदर राइट है। तीसरा क्या दे रखा है, द चाइल्ड हैड टू बी रिमूव्ड, कि बच्चे को वहां से हटाना जरूरी था, बिकॉज द अदर चिल्ड्रन नीडेड टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि दूसरे बच्चे हैं उनको भी मानना पड़ेगा ना भाई, वो भी परेशान हो रहे होंगे, तो ये सही किया उसने, चाइल्ड को रिमूव करना जरूरी था। थर्ड ऑप्शन ये है। फोर्थ जो ऑप्शन क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर वाज टू लॉन्ग ए पीरियड ऑफ टाइम, कि ठीक है उसने किया लेकिन गलत था, 30 मिनट से ज्यादा नहीं करने चाहिए था, ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा बच्चे को अलग करना, सेग्रीगेट करना क्या है, थोड़ा सा लंबा पीरियड हो गया है। चौथा ऑप्शन ये है। अब इसका क्या कंसेप्ट है सुनो दोस्तों, कोई भी आपके सामने पेशेंट है, आप किसी भी पेशेंट को बिना किसी कारण के जब तक अलग नहीं कर सकते हो जब तक कि वो दूसरे पर्सन को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, किसी भी रूप से। जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस का क्लाइंट है, उसको आप मान लो नेगेटिव प्रेशर रूम में रखना है, दूसरे पेशेंट को फैल सकता है, आपको एयरबोर्न जो प्रिकॉशंस है वो दोस्तों यूज करने हैं, तो वहां ठीक है। लेकिन दोस्तों कोई भी पेशेंट है नॉर्मल है और वैसे कोई फिजिकली किसी को हार्म भी नहीं पहुंचा रहा है वो, तो आपको आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसको सेपरेट करो। दूसरा, बच्चा टोडलर है, उसकी एज भी इतनी कम है कि वो कोई फिजिकली किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, भाई बच्चे के रोने के कारण फिजिकली रूप से कोई भी जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये आप बच्चे के जो राइट है ना उनको वॉयलेट कर रहे हो, आप उनको तोड़ रहे हो और बच्चे को बेचारे को अलग एक रूम के अंदर आप लेके गए हो, वहां पर उसको आपने अकेला छोड़ा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये लीगली सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि द चाइल्ड हैड ए राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रन, कि जो बच्चा है दोस्तों उसका ये राइट है कि वो दूसरे बच्चों के साथ रूम में रहे, ठीक है, विद द अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ उसको वहां पर रहने का राइट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रो ही रहा था, वो कोई किसी को मार नहीं रहा था, किसी को पीट नहीं रहा था, कोई उसको ऐसी डिसऑर्डर नहीं दे रखा कि जो कम्युनिकेबल है कि दूसरे बच्चे को वैसा डिसऑर्डर कर देगा। तो नर्स ने जो यहाँ पर ये किया है वो क्या किया है दोस्तों, गलत किया है। अभी देखो सारे जो ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन क्या कह रखा है, भाई लिमिट सेट करना है, तो ये गलत है, जब तक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे कोई भी लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, बच्चे को रिमूव करना जरूरी था क्योंकि दूसरे बच्चों को देखना है। वही बात यहाँ पर भी हो गई कि भाई दूसरे बच्चों को अगर कोई वैसी कोई प्रॉब्लम होती कि वो नुकसान पहुंचा रहा होता तब हम उसको रिमूव कर सकते थे, लेकिन ऐसे रिमूव करना बिल्कुल गलत है। फोर्थ क्या दे रखा है कि आधे घंटे, कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, कोई भी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई आधे घंटे तक कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 15 मिनट तक कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 30 मिनट से ज्यादा कर रहे तो गलत है। तो ऐसा कोई टाइम डिसाइड नहीं कर रखा। अगर आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी कर रहे हो तो वो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या है कि जो चाइल्ड है हैड राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रन। तो लिख लो, देखो अगर कोई बच्चा क्राई कर रहा है तो भी उसका यह राइट है कि वह दूसरे बच्चों के साथ वहां रहे, दूसरे बच्चों के साथ रहे, लिखो, हम किसी पेशेंट को जब तक अलग नहीं कर सकते, जब तक अलग नहीं कर, अब जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, वो कहे मुझे क्यों अलग कर रहे हो, तो भाई वो तो नुकसान पहुंचा रहा है ना दूसरे को। जब तक अलग नहीं कर सकते, जब तक अलग नहीं कर सकते, जब तक कि वह अलग नहीं कर सकते,
जब तक कि वह दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्रेग्नेंट वुमन इज एडमिटेड विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने कि जो यूट्रस है दोस्तों उसके जो लोअर सेगमेंट के अंदर अगर जो प्लासेंटा है वो इम्प्लांट हो जाता है तो इसे हम प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। जैसे कि ओबीजी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा प्लासेंटा प्रीविया पढ़ाता, वहां पर हमने पढ़ा हुआ है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन है दोस्तों, एडमिटेड होती है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है प्लासेंटा प्रीविया की, द नर्स इम्प्लीमेंट से। चलो अब मुझे क्वेश्चन आपके लिए आज का कि प्लासेंटा प्रीविया के अंदर जो पेन होता है वो एब्रेप्टिव प्लासेंटा से किस प्रकार से अलग है, दोनों के डिफरेंस बताने हैं मुझे। प्लासेंटा प्रीविया और एब्रेप्टिव जो प्लासेंटा है दोनों के पेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो एडमिट हुई है, उसकी जो डायग्नोसिस है दोस्तों हो सकता है कि उसको क्या हो, प्लासेंटा प्रीविया हो, टेंटेटिव है भी ये, कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। द नर्स इंप्लीमेंट्स ऑर्डर्स टू स्टार्ट एन आईवी इन्फ्यूजन। नर्स ने जो भी ऑर्डर है दोस्तों उनको इंप्लीमेंट किया, आईवी जो इन्फ्यूजन है वो स्टार्ट किया, ऑक्सीजन स्टार्ट की, ब्लड के जो सैंपल्स है वो लिए लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। द क्लाइंट्स एप्रीहेंशन इज इंक्रीजिंग। जो क्लाइंट एप्रीहेंशन मतलब क्या होता है कि आगे की सोचकर चिंता करना क्या कहलाता है, एप्रीहेंशन कहलाता है कि मेरे साथ क्या होगा, तो वो क्लाइंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो नर्स को पूछती है, सी आस्क द नर्स व्हाट इज हैपनिंग, वो नर्स से पूछ रही है कि क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। अब नर्स क्या करे, द नर्स टेल हर नॉट टू वरी, नर्स उसको कह रहे चिंता मत करो, सी इज गोइंग टू बी ऑल राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, एंड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब अंडर कंट्रोल में है। व्हाट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नर्स स्टेटमेंट, कि तो क्या है ये स्टेटमेंट, उसने सही दिया गलत दिया क्या किया। दोस्तों पेशेंट ने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो आपको उसको बताना है कि भाई ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये चल रहा है आपका, ये कंडीशंस हो सकती है। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, लास्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आएगा भी कि हमें कभी भी पेशेंट को झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज में और आप झूठ के बोल कर ऐसे बोलोगे कि माता जी टेंशन मत करो 20-25 साल और जियोगी। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर है ये, ठीक है, हम लोग कर देते हैं ऐसे कि टेंशन मत करो, ये नहीं है। लेकिन एक्चुअली में लीगली अगर हम बात करें ना दोस्तों तो लीगली हम झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, ट्रूथ नहीं बोल सकते, चाहे आप दूसरे वे में आंसर दो लेकिन प्रॉपर आंसर दो, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछा है उसने कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वो कह रही है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कंडीशन कंट्रोल में। तो नर्स को क्या पता दोस्तों, अभी तो डायग्नोसिस बनी ही है, भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अभी से ये कह रहे हो कि भाई हर चीज़ क्या है अंडर कंट्रोल में। तो पहली बात तो नर्स ने ये चीज़ तो गलत कही है कि भाई उसको अभी से किसी चीज़ का पता भी नहीं है हमें, और फिर भी हम उसको क्या करें अंडर कंट्रोल में है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा कि भाई क्या हुआ है। पहला दे रखा है एडिक्वेट, ठीक का है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द प्रिपरेशन आर रूटीन, कि जो भी चीजें की जा रही हैं वो रूटीन है, नीड नो एक्सप्लेनेशन, और कोई एक्सप्लेनेशन उसको मतलब जो भी ट्रीटमेंट दे रही है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये नर्स के लिए ये बात सही है कि रूटीन है, ये नर्स के लिए ये बात सही है कि ये चीज रूटीन है। भाई आप तो डेली ड्यूटी करते हो, ठीक है, आप तो मान लो इमरजेंसी में ड्यूटी करते हो, डेली देखते हो कि पेशेंट की वहां पे डेथ होती है, थोड़ी देर बाद आप तो चाय भी पी लेते हो, खाना खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपको तो डेली का काम है और आपको ऐसा करना भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पेशेंट के लिए डेली का रूटीन नहीं है ना, डेली तो उसको प्लासेंटा प्रीविया होता नहीं कि उसके लिए रूटीन है भाई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई नहीं चल रहा होगा, तो ये पेशेंट के लिए रूटीन नहीं है। तो इसलिए ये बात गलत है कि भाई रूटीन है और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उसको जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी आपके द्वारा किया जा रहा है क्या क्या है वो सच बताना जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या करा, इफेक्टिव, अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बिकॉज द क्लाइंट्स एंजाइटीज वुड इंक्रीज इफ शी न्यू द डेंजर इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या क्या रखा है कि सही किया कि अगर वो बता देती ना क्लाइंट को कि भाई इसके क्या क्या डेंजर हो सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया के कारण, तो उसकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, तो ये चीज भी गलत है, झूठ भी नहीं बोल सकते हम, हमारी दिक्कत ये है ना कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते और एंजाइटी को भी नहीं बढ़ाएंगे, ये चीज है। थर्ड है क्वेश्चनेबल, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन करने लायक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बिकॉज द क्लाइंट हैज द राइट टू नो, क्योंकि क्लाइंट को राइट है ये जानने का कि व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन एंड व्हाई, इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, ये उसका क्या है दोस्तों, राइट है। तो इसका जो राइट जो आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का वो यही होगा कि क्लाइंट को ये राइट है दोस्तों ये जानने का कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो नर्स का जो बिहेवियर है वो क्वेश्चनेबल है, सही नहीं है, क्वेश्चन करने लायक है, सही नहीं है ये बिहेवियर। ठीक है, फोर्थ क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, भाई गलत है। अब देखो सुनो, अब आपको सर सही है इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आगे भी लाइन में तो पढ़ो ना, आगे का जो सेंटेंस है वो भी पढ़ो। ये तो चलो ठीक है इनकरेक्ट लिख दिया, बिकॉज ओनली द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड ऑफर एश्योरेंस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ केयर, ये कह रहा है गलत है, क्योंकि
सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना वो ही एश्योरेंस दे सकता है मैनेजिंग ऑफ केयर। बिल्कुल गलत है दोस्तों। बोथ नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एश्योरेंस टू द क्लाइंट। दोनों को ही एश्योरेंस देने का क्या है दोस्तों, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि डॉक्टर से पूछो मुझे क्यों पूछ रहे हो। हम बोल देते हैं, हॉस्पिटल में बोल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारी भी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि एक डॉक्टर की, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है। तो इनकरेक्ट है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आगे दे रखा है कि सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही एश्योरेंस दे सकता है, ये चीज क्या है दोस्तों, गलत है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चनेबल होगा। कि जो क्लाइंट है उसको राइट है जानने का कि जो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। बस ठीक है, इसमें यही लाइन लिख लो। देखो, एक पेशेंट को यह राइट है कि उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और क्यों चल रहा है। एक मेरा क्लासमेट था, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम करता था। तो जब वो एक बार वो उसकी क्या है कि बहुत ज़्यादा नाइट लगती थी, तो उसकी 10 नाइट लग गई। तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रखा था। पहले भी वो मुझे फ़ोन भी करता था कि छोड़ने का मन करता है, मैं क्या करूँ भाई, छोड़ दो क्या, तैयारी कर लो क्या। तो मुझे बता रहा कि यार मतलब कभी कभी तो इतना दिमाग खराब हो जाता है जब इतनी नाइट हो जाती है। तो मैं कंटिन्यूस नाइट करता हूँ, क्योंकि ऑफ इतने मिलते नहीं है, तो मैं कंटिन्यूस नाइट करता हूँ। तो मेरी शायद 9वीं 10वीं नाइट थी उसकी। उसने बताया कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए गया, तो जो पेशेंट है उसने उससे पूछा कि ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो। तो उसने पता क्या जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया, क्यों तुम्हें सीखना है क्या। तो वो गुस्से में आ गया, जो अटेंडर है उनके साथ में, कि आप ये कैसे बात कर रहे हो, ऐसे बोलने का कोई तरीका होता है कि हमें क्यों सीखना है, हमें कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन जो अभी आप दे रहे हो किस चीज़ के दे रहे हो। तो कह बहुत तेज बहस हो गई थी, फिर मुझे बाद में सॉरी बोलना पड़ा कि मैंने ऐसा गलत बोला। तो दोस्तों पेशेंट के जो राइट्स हैं ना, वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा राइट्स ले रखे हैं ना। पेशेंट को हर चीज़ का राइट है। वो आपको मना कर देगा ना कि अगर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो आप उसको अगर फोर्सफुली लगाओगे तो ये बैटरी कहलाएगा, ये गलत होगा। अगर आप उसको धमकी दोगे कि मैं लगाऊंगा तो ये असोल्ट कहलाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो पेशेंट का राइट भी है कि हम उसको क्या बोले दोस्तों, ट्रूथ बताएं, सच बोलें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, अब कंसेंट से रिलेटेड आ गया। इन्फॉर्म जो कंसेंट है दोस्तों, उसकी क्या डेफिनेशन है बताओ आप मुझे। मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट की क्या डेफिनेशन है। व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग, कोई भी दोस्तों कंसेंट जो है ना वो लेने जा रहे हैं, हम ऑब्टेन कर रहे हैं। एक्चुअली में जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा किसके द्वारा दिया जाता है, वो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो हर चीज़ के बारे में बताता है कि भाई सर्जरी है, ये रिस्क है ये। लेकिन हमारा भी वहाँ पर रहना जरूरी होता है, साइन लेना जरूरी होता है, विटनेस करना जरूरी होता है पेशेंट का। तो वो यही पूछ रहे हैं भाई जब इन्फॉर्म कंसेंट जब लिया जा रहा है उस समय आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो सबसे पहला यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनिशियली या शुरुआत। अगर इनिशियली वर्ड लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसका मीनिंग ये है कि भाई आप शुरुआत कहाँ से करोगे। भाई आप कंसेंट लेने चले गए और बच्चा है वो 4 साल का ही है, आप उससे कंसेंट लोगे। ठीक है, आप कंसेंट ले रहे हो, उसके मेंटल जो कंडीशन है कंसेंट देने की है ही नहीं, आप उससे कंसेंट ले सकते हो क्या उसी पर्सन से। ऐसा पर्सन है जिसको दिखाई नहीं देता और आप उसको जाके पढ़ा रहे हैं कि बाबा यहाँ साइन कर दे, क्या आप उससे कंसेंट ले सकते हो। तो पहला काम क्या करोगे दोस्तों, कोई भी कंसेंट लेने से पहले इनिशियली जो वर्ड है वो दिया गया है यहाँ पर, हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वेदर द क्लाइंट इज नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट। हो सकता है वो बच्चा हो, उसको आप समझा रहे हो कि ब्लीडिंग है, ये हो रही है, ये हो सकता है, सर्जरी के दौरान आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसकी नॉलेज लेवल उस लेवल का है ही नहीं। तो नर्स का पहला काम क्या होता है कि वो कभी भी कोई भी जो इन्फॉर्म कंसेंट है जब लिया जा रहा है तो उस दौरान ये डिटरमाइन करे लेने से पहले कि भाई जो क्लाइंट है ना उसका जो नॉलेज लेवल है वो उसको देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4th होगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी। एक्चुअली में जो ये रिस्क है दोस्तों ये डिस्क्राइब किए जाते हैं, ये एससीपी के द्वारा किए जाते हैं, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है दोस्तों उसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड के देखा है एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज रूटीन फॉर एनी सर्जरी। ठीक है, कि भाई एक्सप्लेन करना कि भाई जो भी सिग्नेचर लिया जा रहा है ये रूटीन है। तो ये सब बाद की बातें हैं। ठीक है, ये रूटीन है, सही बात है, हर सर्जरी से पहले किया जाता है, लेकिन क्लाइंट के लिए वही बात ये रूटीन नहीं है। क्लाइंट तो उसकी तो डेली सर्जरी होती नहीं है कि भाई लो मैं साइन कर देता हूँ।
तो आपके लिए जरूरी रूटीन है, तो क्लाइंट को तो दोस्तों आपको जानना भी जरूरी है कि भाई ये समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, उसको जो भी रिस्क है वो बताना जरूरी है। तो ये क्लाइंट के लिए रूटीन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड क्या देखा दोस्तों, विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट। ये बात भी सही है भाई, एक विटनेस भी चाहिए होता है। जो क्लाइंट है दोस्तों, वो जो एक नर्स का विटनेस होना वहां पर क्या होता है, जरूरी होता है कि भाई एक नर्स चाहिए कि कम से कम उस दौरान। तो क्लाइंट का जो सिग्नेचर है दोस्तों जो किया जाएगा उस दौरान एक विटनेस का होना जरूरी होता है। ये ठीक है, लेकिन ये बाद में किया जाएगा। पहले सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, पहला काम दोस्तों ये किया जाएगा कि जो क्लाइंट है उसकी नॉलेज लेवल को तो आप जानो, क्या वो कंसेंट दे भी सकता है या नहीं दे सकता। तो पहला जो काम है दोस्तों इन्फॉर्म कंसेंट लेने से पहले वो क्या होता है, वो ये होता है दोस्तों कि आपको ये जानना जरूरी है कि क्लाइंट की जो नॉलेज लेवल है वो कंसेंट देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो लिख लो, देखो किसी भी पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या उसका नॉलेज लेवल कंसेंट देने के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। क्या उसका नॉलेज लेवल कंसेंट देने के लिए सफिशिएंट है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट हु हैज बीन, आपने वो ले लेना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट हु हैज बीन टोल्ड सी नीड्स ए हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सर्वाइकल कैंसर है और आपको ये आपने उस क्लाइंट को ये बताया है कि आपकी क्या हो सकती है, हिस्टेरेक्टोमी होगी, आपको हिस्टेरेक्टोमी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो उसका जो यूट्रस है दोस्तों उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इस सर्जरी को हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जानेंगे। वो क्लाइंट अपसेट हो रहा है अबाउट बीइंग अनेबल टू हैव ए थर्ड चाइल्ड। ठीक है, वो फॉरेन के अनुसार ये क्वेश्चन है, इंडिया में तो 2 चाइल्ड ही हैं, ऐसे ये पॉलिसी है कि 2 चाइल्ड रहे तो अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे बच्चे के बारे में कह रहे हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन वैसे भी कम है, तो वैसे भी उनको सरकार भी एनकरेज करती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करो। अब यहाँ पर यही दे रखा है कि अब वो चिंतित हो गई। ठीक है, वो क्लाइंट है वो चिंतित हो गई, भाई तीसरा जो बच्चा है ना वो मैं कैसे करूंगी, अगर मेरी हिस्टेरेक्टोमी हो गया, मेरा यूट्रस को अगर आपने रिमूव कर दिया तो मैं तीसरा बच्चा कैसे करूंगी। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। अब बताओ क्या करना चाहिए नर्स को। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर था, उसको बताया गया कि आपको हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी, करना पड़ेगा नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी, करना पड़ेगा और आपको जरूरत पड़ेगी, वो अलग अलग चीजें हैं। क्यों, इस क्वेश्चन का आंसर उसी से निकल के आएगा। तो हम उसको कह रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ेगी हिस्टेरेक्टोमी की, लेकिन क्लाइंट चिंतित है कि भाई मेरे को तीसरा बच्चा करना है। तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन आप उसे क्या बताओगे। पहला कि इवैल्यूएट हर विलिंगनेस टू परस्यू एडॉप्शन। हम ये देखेंगे कि भाई वो बच्चा एडेप्ट करने के लिए, ठीक है, गोद जो बच्चा लेते हैं उसके लिए, तो ये क्लाइंट का डिसीजन है, ये हम यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं करेंगे, ये बाद की बातें हैं। तो ये बिल्कुल क्या होगा, डिसीजन गलत होगा। ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा दोस्तों, क्लाइंट को। उसको तो खुद का बच्चा चाहिए ना, यहाँ पर एडेप्टेशन से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, फिर एनकरेज हर टू फोकस ऑन हर ओवन रिकवरी, कि भाई आप अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, छोड़ो इन चीजों को, फालतू की बातें, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी गलत है। उसका भाई जिस चीज से रिलेटेड पूछा है वो तो उसने कहा ही नहीं, वो तो अपसेट किस चीज के लिए है, तीसरे बच्चे के लिए अपसेट है, वो नहीं कर पा रही है और हम उसको कह रहे हैं कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसकी इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि इन चीजों को छोड़ो और रिकवरी लो। तो ये भी क्या है, गलत है। थर्ड क्या दे रखा दोस्तों, एम्फेसाइज दैट शी डज हैव 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी। तीसरी बात ये कह रही है कि भाई अरे पहले से 2 बच्चे हैं, क्या करोगे तीसरा बच्चा करके। ठीक है, तो ये भी क्लाइंट का डिसीजन है, भाई वो 3 करना चाहती है, 4 करना चाहती है, 5 करना चाहती है, कितना भी बच्चा करना चाहती है, वो उसका डिसीजन है। तो उसमें हम यहाँ पर ऐसा कह नहीं सकते कि भाई आपको 2 बच्चे हैं। ठीक है, अगर वैसे तुम हॉस्पिटल में होते मुझे पता है यही कहते, तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो राइट जिसका आंसर है वो क्या है कि हम उसे बताएंगे कि एंश्योर करेंगे कि भाई और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, उनके बारे में भी हम एक्सप्लोर करते हैं आपको। ऐसा जो है नहीं दोस्तों कि सर्वाइकल कैंसर हिस्टेरेक्टोमी ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था कि करना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी, उसमें अलग अलग बातें, नीड्स हैं, हो सकता है उसको करना पड़े भी नहीं करना पड़े। तो हम उसको बताएंगे कि देखो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसके और भी क्या है ट्रीटमेंट मेथड है, लेजर जो थेरेपी है वो भी यूज कर सकते हैं, या और जो थेरेपी है
वो भी यूज की जा सकती हैं। ठीक है, तो अदर जो ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है ना दोस्तों, उसके बारे में क्या की जाएगी, बात की जाएगी। ठीक है, कौन थेरेपी होती है, कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसको बताया जाएगा भाई इन ट्रीटमेंट को भी हम अपना सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो नर्स उसको एक्सप्लोर कर रही है भाई अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन भी क्या है, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि अदर ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी क्या है, अवेलेबल हैं, वो भी उसको क्या किए जाएंगे, एक्सप्लोर किए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो उसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगर नहीं होते तो उसको फिर डायरेक्टली उस वे में बताते हैं हम कि ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, देखो अगर किसी पेशेंट का हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है, अगर किसी पेशेंट का हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है और वह हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लिखो अगर इस पेशेंट का हिस्टेरेक्टोमी करने की, अगर किसी पेशेंट की हिस्टेरेक्टोमी करने की जरूरत पड़ सकती है, करने की जरूरत पड़ सकती है, इस हिसाब से लिखो आप, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वह चिंतित है, लेकिन वह और बच्चा करना चाहती है, लेकिन वह और बच्चा करना चाहती है, करना चाहती है, तो नर्स को उसे ट्रीटमेंट के सभी ऑप्शंस के बारे में बताना चाहिए भाई। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, सभी ऑप्शंस के बारे में बताना चाहिए कि भाई हिस्टेरेक्टोमी के अलावा भी और भी ट्रीटमेंट हो सकता है ना। ठीक है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके आप सभी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि द फैमिली ऑफ एन ओल्डर एडल्ट हु इज एपहेजिक। एक ओल्डर एडल्ट है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझाएगा कि भाई हर बात पे भी इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप गए ये चीज कर लो, क्या उसका भी कंसेंट लिखवा रहे हो, तो ये उस चीज को समझाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सारे, बेसिक देखा जाए ना तो आपको मतलब खुद आप सोचोगे यार हाँ यार हॉस्पिटल में ऐसा हो तो मैं क्या करूं। ठीक है, खुद को आप वहां पर रखोगे। द फैमिली ऑफ एन ओल्डर एडल्ट हु इज एपहेजिक, ठीक है, बोल नहीं पाता है, एक ओल्डर एडल्ट है, रिपोर्ट्स टू द नर्स मैनेजर। ठीक है, उसका जो फैमिली मेंबर है वो आपके जो इंचार्ज है ना उसको क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है दैट द प्राइमरी नर्स फेल्ड टू ऑब्टेन ए साइंड कंसेंट बिफोर इंसर्टिंग एन इनड्वेलिंग कैथेटर। अब समझो इस बात को कि वार्ड के अंदर एक पेशेंट था, वो खुद नहीं बोल पाता, तो उसका फैमिली मेंबर है ना वो गया आपके इंचार्ज के पास, आप वहाँ हॉस्पिटल में काम करते हो एक प्राइमरी नर्स के थ्रू, वो इंचार्ज के पास गया, जाके कहा कि आपकी जो नर्स है ना उसने जो कैथेटर है वो डाला गया और मेरे से हमारे जो पेशेंट उसे क्या नहीं लिया, कंसेंट नहीं लिया। ठीक है, टू मेजर हावरली आउटपुट, भाई उसने ये डाला इनड्वेलिंग कैथेटर किस चीज के लिए, भाई उसको जो यूरिन आउटपुट है वो मेजर करना था, लेकिन कंसेंट नहीं लिया। ठीक है, व्हाट शुड द नर्स मैनेजर कंसीडर बिफोर रेस्पॉन्डिंग, तो नर्स मैनेजर क्या मानेगी उसका आंसर देने से पहले। तो दोस्तों ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई रूटीन जो भी काम किया जाता है, अब जैसे मान लो कैनुला लगाने गए तो आप फिर वहां पर इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, तो एक्चुअली में जब वार्ड में पेशेंट का एडमिशन होता है ना तो हम एक बार ही क्या लेते हैं, उसका कंसेंट ले लेते हैं, जब तक कि कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं हो, जैसे सर्जरी हो रही है मान लो तो नहीं, तो दोबारा से लेना पड़ेगा आपको इन्फॉर्म कंसेंट। कोई बड़ा प्रोसीजर हो रहा है तो लेना पड़ेगा, लेकिन जो रूटीन जो हॉस्पिटल के अंदर है, जैसे आरटी डाल रहे हो आप, फोलेज डाल रहे हो, कैनुला लगा रहे हो, ठीक है, तो इन चीजों के अंदर दोस्तों बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो स्टार्टिंग में जो कंसेंट ले लिया जाता है वो कंसेंट ही उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हम कंसेंट ही लेते रहेंगे। हम तो क्लाइंट को टच करने जाएंगे किसी भी चीज के लिए, हमने तो टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाया, लो टच कर रहा हूँ कंसेंट दो, तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो सबके लिए क्या लिया जाता है दोस्तों, एक रूटीन कंसेंट लिया जाता है, अलग से कंसेंट लेने की क्या नहीं पड़ती है दोस्तों, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं। पहला क्या देखा, प्रोसीजर्स फॉर ए क्लाइंट बेनिफिट डू नॉट रिक्वायर ए साइंड कंसेंट, कि क्लाइंट के बेनिफिट के लिए अगर कोई भी प्रोसीजर है तो उसके लिए साइंड कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल गलत है। कंसेंट की जरूरत तो पड़ेगी, मैंने आपको बताया, लेकिन आप जैसे पेशेंट का एडमिशन होता है उसी दौरान हम रूटीन जो होते हैं ना उसके लिए बार बार जरूरत नहीं पड़ती, हम एक बार कंसेंट ले लेते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि जितने भी रूटीन प्रोसीजर
किए जाएंगे वो आपके फायदे के लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए आप कंसेंट दो। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई पेशेंट के फायदे के लिए, तो ऐसे तो सर्जरी भी पेशेंट के फायदे के लिए ही है, तो सर्जरी करने से पहले भी कंसेंट मत लो, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो कंसेंट तो लिए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, क्लाइंट्स हु आर एफेजिक आर इनकैपेबल ऑफ साइनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट। भाई क्लाइंट एफेजिक बोल नहीं पाता है, भाई क्लाइंट देख सकता है, क्लाइंट पढ़ सकता है, कंसेंट दे सकता है, तो ये चीज तो बता नहीं रहा ना कि उसके नॉलेज लेवल को, नॉलेज हो सकती है उस चीज की, साइन करने में क्या दिक्कत है, सिर्फ बोल ही तो नहीं पाता ना वो, तो साइन कर सकता है, वो पढ़ सकता है, ठीक है। उसके फैमिली मेंबर भी उसके साथ हैं, उनको बता सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट्स इज अननेसेसरी, दिस इज द राइट आंसर। कि भाई ऐसे नहीं है कि हर चीज के लिए अलग से लोगे आप, एक सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट जो है दोस्तों रूटीन ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं होता है, रूटीन ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि आप हर बार अलग अलग क्या लो, इन्फॉर्म कंसेंट लेते रहो, ठीक है। आप लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हो, ये सोचते हो यार सर हम तो लेते ही नहीं इन्फॉर्म कंसेंट, हम तो एक बार लेते हैं बस, ठीक है। एडमिशन के टाइम वैसे साइन करवा लेते हैं पेशेंट से, आप ध्यान देना। ए स्पेसिफिक और नहीं करवाते तो करवाना चाहिए। ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट ए क्लाइंट साइंड कंसेंट इज एन इन्वेजन ऑफ राइट्स, कि एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो है वो किया जा रहा है विदाउट ए क्लाइंट साइन कंसेंट इज इन्वेजन, उसके राइट को आप तोड़ रहे हो, उसके राइट को, तो कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये रूटीन इंटरवेंशन है। कोई स्पेसिफिक अगर इंटरवेंशन किया जाएगा तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन ये रूटीन इंटरवेंशन है, फुल कैथेटराइजेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट इज अननेसेसरी, ठीक है। लिखो हॉस्पिटल में पेशेंट के एडमिशन के दौरान ही पेशेंट के एडमिशन के दौरान ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लिया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर रूटीन प्रोसीजर ले लिया जाता है। इसके बाद हर रूटीन प्रोसीजर में कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। या एक लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर हो, सर्जरी से रिलेटेड हो, तो उस दौरान ही इन्फॉर्म कंसेंट लेने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि द स्पाउज ऑफ ए कोमाटोज क्लाइंट, एक कोमाटोज जो क्लाइंट है दोस्तों, कोमा में एक पेशेंट है, उसकी जो स्पाउज है, ठीक है, उसकी वाइफ मान लो या फिर हस्बैंड मान लो, अगर दे नहीं रखा तो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। हु हैज सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, एक पेशेंट है दोस्तों, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो जो क्लाइंट, और उस जो वो कोमा वाला जो पेशेंट है दोस्तों, उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जो उसके साथ वाली है या उसके साथ वाला जो है वो रिफ्यूज करता है टू अलाउ ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड बिकॉज दे आर जीविज विटनेस। देखो सिंपल समझाता हूँ, तो ज्यू जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, ज्यू जो कम्युनिटी होती है दोस्तों, वो एक्चुअली में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका कल्चरल बिलीफ होता है कि भाई दूसरे का ब्लड नहीं देना चाहिए। एक पेशेंट है, वो कोमा में है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, अब उसका जो स्पाउस है दोस्तों, वो उस चीज के लिए मना कर रहा है कि हम तो ब्लड नहीं चढ़वाएंगे क्योंकि हमारे कल्चर में ये नहीं है। वोट एक्शन शुड द नर्स टेक, वो तो इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई पेशेंट है दोस्तों, मान लो ब्लड चढ़वाने से मना कर रहा है, उसके अटेंडर है ना, पेशेंट तो खुद तो कोमा में है बेचारा, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसका अटेंडर है, उसका स्पाउस है, वो मना कर रहा है कि मैं तो नहीं चढ़वाऊंगा ब्लड, हमारे तो कल्चर में नहीं है, या और कोई भी रीजन दे रहा है। सोचो आपके सामने भी ये कंडीशन आ सकती है, अब क्या करोगे। पहला क्या दे रखा है, इंस्टीट्यूट द ऑर्डर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज द क्लाइंट्स सर्वाइवल डिपेंड ऑन वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। ये क्या करके वो कुछ भी कह रहा है ना, स्पाउस छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो शुरू करो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट का जो जीना है वो उसके वॉल्यूम रिप्लेसमेंट पे जरूरी है कि आप ब्लड चढ़ाओगे तभी वो जिएगा। जो वॉल्यूम उसका लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है वॉल्यूम का, वो आप ब्लड चढ़ाओगे तभी वो जिंदा रहेगा। तो उसका जो सर्वाइवल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप शुरू कर दो। तो दोस्तों अगर मान लो पेशेंट या उसका पेशेंट नहीं है, तो अब उसका जो कंसेंट है मेनली वो कौन दे रहा है, वो अटेंडर दे रहा है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजल काम करेगा। भाई ट्रीटमेंट देने से क्या कर रहा है दोस्तों, वो मना कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट लेने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो उसका राइट है भाई ट्रीटमेंट देने से मना करना या नहीं करना। तो
यहाँ पर उसने मना कर दिया कि भाई हम ये ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो हम डायरेक्टली नहीं चढ़ा सकते कि भाई लो ब्लड चढ़ा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये दे रखा है कि भाई क्लाइंट के जीने के ऊपर है, लेकिन आपकी नौकरी के ऊपर है ये। सेकंड क्या दे रखा है, क्लैरिफाई द रीजन वाही द ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, उसको समझाओ कि भाई ट्रांसफ्यूजन है वो क्यों जरूरी है, एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन इफ देयर इज नो ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा दोस्तों उसको ये बताओ कि भाई अगर आपने ट्रांसफ्यूजन नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों आप ऐसा करोगे, ये सही बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई इसमें उसने बताया होगा। चलो उसने नहीं भी बताया, आप अवसर क्वेश्चन में कहां दे रखा उसने बताया, अगर नहीं भी बताया दोस्तों अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको एक एक चीज समझाने बैठोगे, इतनी चीज करोगे, क्यों उसके कल्चरल बिलीफ को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। किसी पेशेंट का कल्चरल बिलीफ है वो ब्लड नहीं लेना, तो उसमें टाइम लगेगा। उधर पेशेंट ब्लीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको समझाने बैठे हो, उधर समझाते रहोगे, उधर बेचारा जो पेशेंट है वो चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये चीज क्लैरिफाई कर पाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या देखा है, फोन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को फोन करो फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू गिव द ट्रांसफ्यूजन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, डॉक्टर को फोन करो और उसको कहो कि जल्दी से ऑर्डर निकालो, तो आपका जो पेशेंट अटेंडर उसने मना कर दिया, मैं ब्लड चढ़ा रही हूँ, ठीक है। दोस्तों हम ऐसा भी नहीं कर सकते, डॉक्टर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं देगा। ऑर्डर जो है दोस्तों कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, या कोई एक स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसी है वो इसका क्या देती है, ऑर्डर देती है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए मना करें तो डॉक्टर भी फंसेगा। तो पहला काम तो भाई डॉक्टर को भी बचाना है, आप खुद को भी बचाना है। डॉक्टर भी मना कर देगा, भाई जो पेशेंट ने ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर दिया तो मैं कैसे ऑर्डर दे दूं। पहले आप उसे लिखो कि उसने मना किया, फिर हम आगे का सोचेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गिव द स्पाउस ए ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म। दोस्तों आपको उसे लिखवाना पड़ेगा कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। क्यों, आपके पास लिखित में है ना। मान लो पेशेंट की डेथ हो जाए और बाद में वो ही आ जाए, ठीक है, जो उसका स्पाउस जो आपको आ जाए और कह दे कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो मना ही नहीं किया, मैंने तो कहा था चढ़ाओ, ये जो नर्स खुद ही मना कर रही थी कि नहीं चढ़ाएंगे, यूज में तो चढ़ता ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ दोस्तों यहां पर ये मिलेगा कि आपके पास ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म दोगे आप उसके टेंडर को, ये पकड़ो और फिर जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करो, नोटिफाई करो कि जल्दी से आपको क्या करना पड़ेगा। आप इसके बाद में क्या कर सकते हो दोस्तों, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट ए कोर्ट ऑर्डर कैन नाउ बी सोल्ड, मतलब उसके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर लाया जा सकता है। बाद में अगर पेशेंट की डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, तो उस पेशेंट के खिलाफ भी हम कोर्ट ऑर्डर ला सकते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी कोर्ट ऑर्डर लाया जा सकता है। आप देखो, आप कहोगे सर ऑर्डर लाने में टाइम लगेगा, वो होगा, या बाद में जो ऑर्डर है वो यूज किया जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जो चीज है जो तो है, आप खुद की नौकरी को आप पहले बचाओगे दोस्तों, तो आपको ये रिफ्यूजल साइन करवाना पड़ेगा, फिर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो करोगे कि मैंने ये ले लिया है, अब आप आगे का बताओ, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा कि आप स्पाउस से ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म पे क्या करोगे, साइन करोगे। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करोगे दोस्तों, आप नोटिफाई करोगे। उसके बाद में जो ऑर्डर है वो ले लिया जाता है। अब हॉस्पिटल में ऑर्डर लेने के लिए ऐसा नहीं है आप सोचो आप फोन करो, कोर्ट वो रहना चाहिए, तो वो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है उनका, वो 24 आवर्स उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हाँ इसको अभी की अभी जरूरत है, तो उनको 2 मिनट का काम है। लेकिन मेन काम क्या है कि आपके पास ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, फोर्थ होगा। तो लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊंगा कि अगर किसी हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में लिखो किसी की जगह, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट ट्रीटमेंट, या ऐसे लिखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना करे, ट्रांसफ्यूजन के लिए मना करे तथा उसे मना करे, पेशेंट या पेशेंट का टेंडर भी लिखा हुआ सकता है, ध्यान रखना, तथा मना करे तथा उसका मना करे तथा उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तथा उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अर्जेंट नीड हो, तथा उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अर्जेंट नीड हो, तो उसे पेशेंट, तो नर्स के अटेंडर भी हो सकते हैं, पेशेंट भी, ठीक है। मैंने लैंग्वेज में पेशेंट लिखा है, आप चाहो तो स्लैश करके अटेंडर भी लिख सकते हो। तो नर्स के द्वारा रिफ्यूजल फॉर्म पर साइन लेकर एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पेशेंट भी आ सकता है, या पेशेंट रिलेटिव भी आ सकता है, पेशेंट अटेंडर आ सकता है, ठीक है। जो पेशेंट के साथ वाले हैं वो पेशेंट रिलेटिव लिख लो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट इज वॉलेंटरली
एडमिटेड टू ए साइकेट्रिक यूनिट। ठीक है, एक क्लाइंट दोस्तों, अभी हमें पहली बात हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी भाई क्या था, लेकिन क्लाइंट जानबूझकर हुआ है एडमिट, तो इससे ये समझा सकते हैं दोस्तों कि पेशेंट जो है ना कोई उसको ऐसी कंडीशन तो है नहीं, ठीक है, कि भाई कोई साइकोटिक डिसऑर्डर होगा, मतलब उसको खुद की डिसऑर्डर के बारे में पता होगा तभी तो जानबूझ के एडमिट हुआ है। कोई न्यूरोटिक डिसऑर्डर होगा, उसे पता है कि मुझे क्या बीमारी है, ठीक है, तभी वो एडमिट हुआ है। कोई ऐसे पेशेंट तो है नहीं जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं खुद ही चले जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का क्लाइंट ऐसे। लेटर द क्लाइंट डेवलप्स सीवियर पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। उसके बाद दोस्तों वो जो क्लाइंट है साइकेट्रिक यूनिट के अंदर क्या हुआ था, एडमिट हुआ था खुद की मर्जी से ही, उसको क्या होने लगा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होने लग गया दोस्तों, पेन होने लग गया है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट हम 4 भागों में बांट सकते हैं ऐसे, जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसके क्या बता रहे हैं कि भाई राइट जो लोअर जो क्वाड्रेंट है ना दोस्तों, उसके अंदर से क्या होने लग गया, पेन होने लग गया, एंड इज डायग्नोज्ड एज हैविंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस। उसके बाद उसे डायग्नोज किया गया कि उसको क्या है दोस्तों, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इतने साइन बताए हुए हैं अपेंडिसाइटिस के अंदर कि आप खुद देखोगे कि सर हमने तो ऐसे पढ़े भी नहीं होंगे। एक बार आप जाकर जरूर देखना, जीआई सिस्टम में मिल जाएगा आपको। हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द अपेंडेक्टोमी। तो ऐसे क्लाइंट को अपेंडेक्टोमी के लिए आप किस प्रकार से क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। भाई कोई भी सर्जरी है, प्रिपेयर करने का मतलब सबसे पहले आप क्या लोगे, उसका इन्फॉर्म कंसेंट लेना जरूरी है डॉक्टर की प्रेजेंस में, या डॉक्टर उसको रिस्क समझाएगा फिर हम कंसेंट लेंगे। पहला क्या दे रखा है, हैव टू नर्सेज विटनेस द क्लाइंट साइनिंग द ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म, कि कम से कम 2 नर्सेज चाहिए जो कि विटनेस करेंगी ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म पे साइन कर लेंगे। 2 की जरूरत नहीं होती है, 1 नर्स भी जरूरी है, बस बहुत है, ठीक है, 1 नर्स भी बहुत है, तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, एंश्योर दैट द सर्जन एंड द साइकेट्रिस्ट साइन फॉर द सर्जरी बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर, कि आप ये एंश्योर करोगे कि जो पेशेंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सर्जन कर देगा और जो साइकेट्रिस्ट दोस्तों वो कर देगा। क्यों, क्योंकि एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। लेकिन इमरजेंसी प्रोसीजर है दोस्तों, लेकिन जो पेशेंट है वो अगर वो इस लेवल पे है कि वो कंसेंट दे सकता है, तो यहां पर जरूरी नहीं है, ठीक है। पेशेंट को भी पेन है, कोई ऐसा दिखा नहीं रखा कि भाई पेशेंट कोई शोक के कंडीशन में जा रहा है, पेशेंट कोमा में चला गया, उसके अटेंडर कोई अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन के अंदर मान लो जो सर्जन है वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया कि ऐसा नहीं है, पेशेंट अगर दे सकता है तो पेशेंट से लेंगे हम कंसेंट। थर्ड क्या है, आस्क द क्लाइंट टू साइन द ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड केयर। बिल्कुल सही बात है, क्या करना है, सिंपल से करना है भाई। आप जो अगर उस पेशेंट को समझा दिया गया है, डॉक्टर ने उसको पूरा प्रोसीजर समझा दिया, क्या क्या केयर है ये समझा दिया, बस बोलो कि सीधा साइन करो भाई कंसेंट फॉर्म पे, बस सीधी सी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। फोर्थ क्या है, इसमें ये कह रहा है कि क्लाइंट को बोलो कि साइन करने के लिए, जब क्लाइंट को हर चीज क्या कर दी गई है, प्रोसीजर के बारे में और केयर के बारे में समझा दी गई है। इन्फॉर्म द क्लाइंट से नेक्स्ट ऑफ किन, कि क्लाइंट को इन्फॉर्म करो उसके रिलेटिव के सामने, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब रिलेटिव के सामने, दैट इट विल बी नेसेसरी फॉर वन ऑफ देम, कि ये जरूरी होगा, दैट इट विल बी नेसेसरी, आप दोनों में से कोई एक क्या कर दे, साइन कर दे, साइन द कंसेंट फॉर्म, बिकॉज द क्लाइंट इज ऑन ए साइकेट्रिस्ट यूनिट, की क्लाइंट जो है ना वो साइकेट्रिस्ट यूनिट पे है, तो आप उसके रिलेटिव को कह रहे हो कि आप में से कोई साइन करो, क्योंकि साइन तो क्लाइंट तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट यूनिट में। मैंने आपको पहले ही समझाया है, क्लाइंट वॉलेंटरली खुद एडमिट हुआ है, ऐसी हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो इनकैपेबल है साइन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कोई भी आप कंसेंट ले रहे हो, पहला काम क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन में जाके देखो कि जो क्लाइंट है उसकी नॉलेज लेवल को आप असेस करोगे कि वो दे पाता है नहीं दे पाता। दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइंट है ना उसको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी है कि हम ये वो कंसेंट नहीं दे सकता हो, तो ये जरूरी नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई क्लाइंट जो है वो साइकेट्रिक यूनिट के अंदर आने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि क्लाइंट कंसेंट नहीं दे सकता, उसको कोई ऐसा ही डिसऑर्डर है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इंडिया में ज्यादातर ये स्टिग्मा है कि भाई कोई भी पेशेंट है अगर वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भी चला जाएगा तो लोग उसे पागल कहने लग जाते हैं, जो कि गलत है। ये वर्ड भी हम यूज नहीं कर सकते आजकल, तो ल्यूनेट जो वर्ड उसको बैन किया गया है, ल्यूनेट वर्ड हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, साइकेट्रिक यूनिट में कोई पेशेंट है दोस्तों, ऐसे भी डिसऑर्डर होते हैं, छोटे मोटे भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है उसको, जिसके कारण वो एडमिट हुआ है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या होगा, आस्क द क्लाइंट टू साइन द ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड केयर। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, अगर कोई क्लाइंट साइकेट्रिक यूनिट में है, साइकेट्रिक यूनिट में है तो और अगर वह इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है, और वह इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है तो नर्स
तो नर्स उससे इन्फॉर्म कंसेंट, तो नर्स ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो कैपेबल है तो उसे प्रोसीजर के बारे में बताकर, अब इसमें सब चीजें आ जाएंगे, के बारे में बताकर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जा सकता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जा सकता है, तो इन्फॉर्म कंसेंट लिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट साइकेट्रिक यूनिट में है और अगर वह इन्फॉर्म कंसेंट देने में कैपेबल है, देने के लिए कैपेबल है, तो उसे प्रोसीजर के बारे में बताकर इन्फॉर्म कंसेंट लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब तक आपको डिसऑर्डर का नहीं पता है तो आप ले सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डर अगर कैपेबल का मतलब यही हो गया ना, समझा दिया ना मैंने, क्यों कैपेबल है वो दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि व्हाट शुड द नर्स कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम 17 ईयर ओल्ड एडोलसेंट, कि 17 साल का एक एडोलसेंट लड़का है या लड़की है, उससे अगर मान लो आपको कंसेंट लेना है तो नर्स को क्या मानना चाहिए। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अमेरिका के अकॉर्डिंग है, वहां पर एक रूल है, वहां पर ये रूल है कि अगर वैसे तो 18 साल का नियम है, कोई भी 17 साल का बच्चा है ना तो नर्स सबसे पहले ये चेक करती है कि भाई 17 साल का बच्चा डायरेक्ट तो कंसेंट नहीं दे सकता, लेकिन वहां पर दो ऐसी कंडीशन है जहां पर 17 साल का बच्चा भी कंसेंट दे सकता है। वहां पे दो कंडीशन क्या है दोस्तों, एक तो ऐसा है कि वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट है, वो पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं लेता, तो उस कंडीशन में 17 साल का बच्चा भी वहां कंसेंट दे सकता है। दूसरा वहां पर क्या नियम है दोस्तों कि अगर वो मैरिड है तो भी 17 साल का जो बच्चा है वो कंसेंट दे सकता है। इंडिया में ये नियम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता देता हूँ ना। तो अब 17 साल का बच्चा है तो आप जाते ये तो कहोगे नहीं कि भाई नहीं ले सकता, एक्चुअली में तो हम 17 साल के बच्चे से कंसेंट नहीं लेंगे, इंडिया में तो सीधी बात है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर क्या है, दो कंडीशन जो एक्सेप्शन है ना उनको भी नर्स देखेगी। 17 साल का दिखते ही दो एक्सेप्शन देखेगी, पहला कहीं मैरिड तो नहीं है, दूसरा अपने पेरेंट्स से ही इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखना वहां पर जरूरी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या है कि इफ द क्लाइंट इज अलाउड टू गिव कंसेंट, 17 साल का होते ही नर्स ये देखती है कि क्या वो क्लाइंट कंसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों देखती है, क्योंकि वहां पर दो कंडीशन उसको जांचना जरूरी होती है, मैरिड है तो दे देगा, और अगर अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल खुद अपना लालन पोषण खुद कर रहा है, खुद कमाता है, तो भी वो दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए वहां पर 17 साल के बच्चे को देखकर हम हमेशा क्या देखते हैं कि वो कंसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। इफ द क्लाइंट इज अलाउड टू गिव कंसेंट, वहां के अकॉर्डिंग है ये, इट इज अकॉर्डिंग टू अमेरिका। इंडिया में 18 साल का है, अगर 18 साल का नहीं है तो गार्जियन होना जरूरी है, उसके बिना खुद जो पर्सन है वो कंसेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वहां इंडिया के अनुसार ये गलत होगा। इंडिया के अनुसार तो ये होगा कि जो पर्सन है दोस्तों वो क्या नहीं दे सकता, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकता, लेकिन अमेरिका के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस में दे सकता है, अगर मैरिड है या अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट है तो दे सकता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे मत पढ़ो बस आप, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों दिया गया है ना। अब इंडिया के अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा, द क्लाइंट कैन नॉट मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर, कि जो बच्चा है वो 17 साल का वो नहीं ले सकता। इंडिया के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेकंड आएगा। ठीक है, कि वो इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन नहीं कर सकता, इंडिया के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के अकॉर्डिंग कर सकता है, इसलिए उन्होंने इसका आंसर क्या माना है, फर्स्ट माना है। ठीक है, तो लिख लो आप, इंडिया में 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र का बच्चा तो क्या लिखोगे, कम उम्र का व्यक्ति इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन नहीं कर सकता, इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर साइन नहीं कर सकता। अब आप लिए क्वेश्चन है कि ये उम्र 18 साल है या 21 साल है, ये आप लोग बताओ मुझे कि 18 साल है या 21 साल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस डज नॉट वांट द प्रेस्क्राइब्ड कोर्टिसोन एंड इन्फॉर्म द नर्स लेटर। एक क्लाइंट है दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी पढ़ा हुआ है, डिसऑर्डर तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो हमने नहीं पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने शुरू से क्लास देख रहे हैं ना उनको पता होगा कि हमने हर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा हुआ है। एक क्लाइंट है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, उसको कोर्टिसोन लिखा हुआ होगा इंजेक्शन, ठीक है, तो लेकिन उसने नहीं लिया, एंड इन्फॉर्म द नर्स, ठीक है, नर्स को इन्फॉर्म कर देता है। बाद में नर्स क्या करती है सुनो, द नर्स अटेम्प्ट्स टू एडमिनिस्टर कोर्टिसोन, पेशेंट ने मना कर दिया कि मैं नहीं लगवाऊंगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजल हो गया यहाँ पे, ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है, तो हम नहीं दे सकते हैं उसको ट्रीटमेंट, अगर आप फिर भी दे रहे हो तो वो बैटरी कहलाएगा। द नर्स अटेम्प्ट्स टू एडमिनिस्टर कोर्टिसोन, नर्स कोशिश करती है उसको कोर्टिसोन देने की, कैसे, व्हेन द क्लाइंट आस्क व्हाट द मेडिकेशन, जब वो इंजेक्शन लगाने गई तो क्लाइंट फिर पूछ रहे क्या है, अब उसको नर्स है ना
घुमा देती है कि भाई ये कोर्टिसोन नहीं लगा रही मैं, ठीक है, ऐसे बता रहा हूं मैं। द नर्स गिव्स एन इवेजिव आंसर, सही आंसर नहीं देती, उसको दूसरा आंसर दे देती है कि भाई ये इंजेक्शन पेंटोप है, ठीक है, पेंटोप्राजोल है, ये नहीं है, ऐसे मान लो। द क्लाइंट टेक्स द मेडिकेशन एंड लेटर डिस्कवर दैट इट वाज कोर्टिसोन। क्लाइंट ठीक है लगवा लेता है, पेंटो पे तो लगा दो, कोर्टिसोन नहीं लगाऊंगा। बाद में क्लाइंट को पता लग जाता है कि भाई ये तो क्या है, कोर्टिसोन इंजेक्शन है। द क्लाइंट स्टेट्स एन इंटेंट टू स्यू, ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा के मानूंगा। इंटेंट टू स्यू का मतलब क्या हो रहा है कि उसको कोर्ट में देखना चाहता है क्लाइंट। व्हाट फैक्टर इन दिस सिचुएशन मस्ट बी कंसीडर्ड इन लीगल एक्शन, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। एक से ज्यादा आंसर होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होंगे दोस्तों इसमें, क्या मानते हो इस कंडीशन के अंदर आप। पहला, क्लाइंट हैव ए राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्लाइंट के पास दोस्तों ये राइट है कि वो ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। सेकंड, नर्सेज आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्लाइंट ट्रूथफुली, ये भी सही बात है, नर्स ने उसको झूठ बोला, यहाँ पे था हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोन इंजेक्शन था, उसने मना कर दिया, उसको पेंटो बता रही है, वो कुछ भी बता रही है, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो नर्सेज जरूरी है कि ट्रूथफुल बोले। थर्ड क्या है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन नोटिफाई, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए मना करता है दोस्तों तो आप उसको एससीपी को बताना भी आपके लिए क्या है, जरूरी है कि भाई ये तो इस चीज के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, मना कर रहा है। तो तीनों ये सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है कि द क्लाइंट हैड इन सफिशिएंट नॉलेज टू मेक सच ए डिसीजन, जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसके पास सही नॉलेज नहीं है। भाई जिस हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लाइंट को कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उसको कोई मेंटल लेवल तो हिला हुआ नहीं है, तो जो क्लाइंट है दोस्तों उसको इतनी नॉलेज चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि वो एमबीबीएस ही होना चाहिए हर क्लाइंट, कि भाई एमबीबीएस होगा तभी वो बताएगा मुझे नहीं लगवाना। तो क्लाइंट को रिफ्यूजल की उसके पास पावर है, मना कर सकता है वो, और कोई ऐसी मेंटल कोई प्रॉब्लम से है नहीं कि हम और किसी से इन्फॉर्म कंसेंट लेते। तो यहां पर दोस्तों ये क्या होगा, भाई क्लाइंट के पास इनसफिशिएंट नॉलेज है, ये हम नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लीगली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड डिस्पाइट ए क्लाइंट्स ऑब्जेक्शन, इसमें दे रखा है लीगली जो मेडिकेशंस है ना वो दी जानी चाहिए, चाहे क्लाइंट ऑब्जेक्शन करे या मना करे, तो ये भी गलत है दोस्तों। लीगली भी क्लाइंट जो है अगर उसने मना कर दिया तो हम उसे मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लाइंट के पास क्या है दोस्तों, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट है, ठीक है, क्लाइंट के पास क्या है, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट है। तो तीनों सेंटेंस ऐसे कैसे लिख लो कि एक क्लाइंट के पास राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट होता है, रिफ्यूज ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, नर्सेज को हमेशा सच बोलना चाहिए, नर्सेज को हमेशा क्लाइंट को सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और तीसरा लिखो कि अगर क्लाइंट मेडिसिन लेने से मना करता है, अगर क्लाइंट ट्रीटमेंट लिख लो, अगर क्लाइंट ट्रीटमेंट लेने से मना करता है, ट्रीटमेंट लेने से मना करता है तो एससीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, 1 2 3, बस इतना टाइम होना चाहिए आपके पास, 3 सेकंड के अंदर आप कर लो, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करवा देता हूं, क्लाइंट को रिफ्यूज करने का ट्रीटमेंट का राइट होता है, हम उसको सही बोलें, और उस एससीपी को उसके बाद नोटिफाई करना जरूरी होता है। इंडिया के अंदर 18 साल से कम का है तो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकता है वो, है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जो क्लाइंट है अगर वो कैपेबल है कंसेंट देने का तो हम उसे कंसेंट ले सकते हैं, चाहे वो साइकेट्रिक यूनिट के अंदर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेबिलिटी चेक करेंगे, नॉलेज लेवल चेक करेंगे, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले बताया भी था ये, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट है दोस्तों किसी भी ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है, जो उसके लाइफ के लिए जरूरी है, उसका अटेंडर मना कर रहा है, तो हम उससे क्या करवाएंगे, ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म पे साइन करवाएंगे और एससीपी को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, ठीक है। ये उस क्वेश्चन में भी होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा था उसमें भी आप लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर कोई क्लाइंट है, अगर उसका एक ट्रीटमेंट से उसको प्रॉब्लम है तो उसका राइट है वो मना भी कर सकता है, लेकिन हम उसे बताएंगे कि भाई ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप इनमें से कोई लेना चाहो तो उसको एक्सप्लोर करना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि कोई भी कंसेंट लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका जो नॉलेज लेवल है वो सफिशिएंट है या नहीं है कंसेंट देने के लिए। एक क्लाइंट है दोस्तों, अगर वो अपने पेशेंट को गलत बताता है, जो चीज पूछा है वो नहीं बताता है, ठीक है, उसको फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है, उसको फॉल्स एश्योर करेगा कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज गलत है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि क्लाइंट को राइट है कि जो भी चीज चल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसके बारे में जाने और सही तरह से जाने, ठीक है। कोई भी बच्चा है, कोई भी पेशेंट है, अगर वो रो रहा है या
अगर वो दूसरे पेशेंट को परेशान नहीं कर रहा है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये उसका राइट है साथ रहने का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि बैटरी क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो फंडामेंटल की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एक बार आप हमें कमेंट करके सब लोग बताएंगे कैसी लगती है आपको क्लासेस, कि आप कंटिन्यूस देखते हो या जो 10-15 कमेंट आते इतने ही बच्चे देखते हैं, क्योंकि बिना कमेंट के हमें पता नहीं चलता। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट जरूर छोड़ें। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।